ऐसे इंसान जिन्होंने बिजली पर काबू किया था। वो किसी जादूगर से कम नहीं थे। वक्त के पहले नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच लिया था उनके दिमाग में ये तस्वीरें बन जाती थी और दावा किया कि वो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क करते थे। तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव खुद उन्हें ये जानकारियां दिया करते थे। निकोला टेस्ला को आज तक के सबसे अक्लमंद और रहस्यमय लोगों में से एक माना जाता है। क्या वो सिर्फ एक सन के वैज्ञानिक थे या इस अक्लमंदी के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों का हाथ था? उनसे परग्रही जीव बातें करते थे और उन्होंने खुद सबके सामने इस बात को कबूल भी किया था। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये सच बात है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या उनका निकोला टेस्ला की अक्लमंदी से कोई ताल्लुक था? न्यूयॉर्क सिटी, 7 जनवरी 1943। मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला की होटल न्यूयॉर्क के 33वें फ्लोर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही उनके भतीजे रूम नंबर 3327 में पहुंचे, लेकिन टेस्ला की लाश और उनके टेक्निकल पेपर्स और नोटबुक्स वहां से पहले ही गायब हो चुके थे। अफवाहें फैलने लगी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनका सारा सामान जब्त करके उसे तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया था। निकोला टेस्ला को हमेशा ये शक रहता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और उनके गुजरते ही यूएस गवर्नमेंट के एजेंट्स आंधी तूफान की तरह वहां आए और सारे साइंटिफिक पेपर्स जब्त करके ले गए, यानी कि वो चीजें जिनकी सुरक्षा के लिए टेस्ला जान पर खेल रहे थे। आधिकारिक खबर यह है कि वहाँ कोई ज्यादा खास चीज नहीं मिली थी, बस ढेर सारे साइंटिफिक पेपर्स और कागजात थे। लेकिन कई सालों से लोगों का यह मानना रहा है कि वहां मिले कागजातों में बेहद कीमती चीजें थी, क्योंकि उनमें टेस्ला ने बेहद आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से जुड़ी बातों की जानकारी दी हुई थी। आखिर टेस्ला नाम का यह रहस्यमयी इंसान कौन था और उनकी लिखी नोटबुक में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को आखिर इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी? निकोला टेस्ला की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी नाटकीय किस्म की थी। वो जुलाई 10, 1856 में रात को ठीक 12 बजे उस जगह पैदा हुए थे जहां अब क्रोएशिया है, और तब बिजली कड़क रही थी। उनका जन्म बिजली और बारिश के बीच हुआ और दाई ने कहा कि यह अपशगुन है, लेकिन तभी बिजली से तेज रोशनी मुड़ी और टेस्ला की मां ने कहा, नहीं, यह बच्चा रोशनी का प्रतीक होगा। बहुत कम उम्र में ही निकोला टेस्ला अपनी अक्लमंदी दिखाने लगे। उन्होंने आविष्कार करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए जो कीड़ों की मदद से चलते थे। उन्हें बिजली का कड़कना सबसे दिलचस्प लग रहा था और कड़कती बिजली को देखकर उनमें इलेक्ट्रिसिटी में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने सोच लिया कि वो धरती और ब्रह्मांड की इस ताकत को काबू में करके इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1881 में ग्राज, ऑस्ट्रिया और प्राग की यूनिवर्सिटीज में 8 साल तक फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद टेस्ला बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने लगे। 3 साल बाद 28 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और न्यूयॉर्क सिटी में थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे। लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनके इस मुकाबले को नाम दिया गया वॉर ऑफ द करंट्स। ये दो जादूगरों के मुकाबले जैसा था।
एडरसन डायरेक्ट करंट से काम कर रहे थे और टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट के साथ आए और वो नायग्रा फॉल से बिजली बनाने के हक के लिए लड़ रहे थे और ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप नायग्रा फॉल से बिजली बना रहे हैं तो पूरे उत्तर पूर्व के इलाके में आप ही बिजली देंगे। एडिशन के डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सीधे सीधे आगे बढ़ती बिजली की पोटेंसी आगे जाकर कम हो जाती थी। इस वजह से हर पौना किलोमीटर पर पावर प्लांट्स बनाने पड़ते और उससे उतनी ही बिजली मिलती कि एक लाइट बल्ब चल सके। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट की मदद से उससे कहीं बेहतर सिस्टम बनाया, जिससे करंट को बदलकर उतना ही शक्तिशाली बनाए रखना मुमकिन था और उससे सिर्फ बल्ब नहीं, दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी चलते थे। नायग्रा फॉल्स को एक हाइड्रोलिक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करके टेस्ला का सिस्टम पूरे उत्तर पूर्वी इलाकों को रोशन कर सकता था। ये घोड़ा गाड़ी और जेट प्लेन के बीच मुकाबले जैसा था। टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। टेस्ला उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। एडिशन ने अपने सिस्टम की जीत के लिए टेस्ला मॉडल की बुराई की और उसे खतरनाक बताया। यहां तक कि उन्होंने लोगों के डर को पैदा करने के लिए अल्टरनेटिव करंट से बिल्ली और कुत्तों यहां तक कि एक जंगली हाथी को भी मारकर दिखाया। लेकिन निकोला टेस्ला का बेहतर एसी पावर सिस्टम जीत गया और आज भी दुनिया की पावर ग्रिड्स उसी के आधार पर काम करती हैं। टेस्ला ने दुनिया को बिजली का तोहफा दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली को केवल कुछ लोगों के काम आने वाली चीज से बदलकर ऐसी बुनियादी चीज बना दिया जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे। निकोल टेस्ला दुनिया के आज तक के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से एक हैं। उनके आइडियाज उस वक्त के लोगों की सोच से कहीं आगे के वक्त के थे। अगर टेस्ला नहीं होते तो आज हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते। लेकिन निकोला टेस्ला ने सिर्फ दुनिया को बिजली ही नहीं दी, उन्होंने कई चीजें बनाने में योगदान दिया, जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड्स, फ्लोरेसेंट एंड नियॉन लाइट्स, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल, टर्बाइन इंजन्स, स्पीडोमीटर, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि टॉर्पीडोज भी। उनकी मौत होने तक टेस्ला के पास दुनिया भर में 700 पेटेंट थे। निकोला टेस्ला दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे। टेस्ला लियोनार्डो दा विंची जैसे थे। उनकी सोच भविष्य की थी और वो हैरतअंगेज काम करते थे। निकोला टेस्ला के जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पैर जमा रहा था। फैक्ट्रीज में इंसानों, स्टीम और कोयले से चलने वाली मशीनें काम करने लगीं। हजारों लाखों किलोमीटर लंबी पटरियां और सड़कें बनाई गईं, जिससे समाज का रूप पूरी तरह से बदल गया। लेकिन इन सब की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। हमने एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि विकास और तकनीक में काफी फर्क होता है। विकास से इंसानों को फायदा होगा, लेकिन तकनीक से भी फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी तकनीक से दुनिया में पॉल्यूशन होता है तो उसे विकास नहीं कह सकते हैं। लेकिन निकोला टेस्ला वक्त से इतने आगे की सोच कैसे लेते थे? कई सालों से आगे की सोच रखने वाले रहस्यमय इन्वेंटर ने स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को हैरान किया हुआ है। टेस्ला एक अजीब इलाके में पैदा हुए थे। असल में वो जगह ट्रांसिल्वेनिया के पास थी। वो लंबे और पतले थे। वो 11-12 अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वो कई अनोखे आविष्कार और अनोखे काम कर लेते थे। तो वो अपने आप में एक रहस्यमय इंसान थे। निकोला टेस्ला का जन्म जब हुआ था, इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त के बारे में एक जोहारिक भविष्यवाणी की गई थी कि उस वक्त धरती पर दूसरे के ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। और उस वक्त कौन पैदा हुआ था? निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन
उस वक्त एक नया दौर शुरू हुआ था। क्या वाकई इन भविष्यवाणियों, अफवाहों और टेस्ला से जुड़ी रहस्यमयी बातों में कोई राज छुपा हो सकता है? शायद दूसरी दुनिया का कोई राज? मानव इतिहास में ऐसे कई प्रोफेट्स और साइंटिस्ट्स हुए हैं जिन्होंने इंसानों के आने वाले कल को बदला है, जैसे आइंस्टाइन, गैलीलियो, कोपरनिकस और यकीनन टेस्ला भी उन्हीं में से एक है। तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ये लोग ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं थे जिसका काम था हम इंसानों को बदलना। टेस्ला पर रिसर्च करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि वो एक खास ह्यूमन रिसीवर थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि परग्रही जीव उनकी मदद कर रहे थे ताकि वो ऐसे लाजवाब आविष्कार करें जिनकी वजह से आज ये दुनिया रोशन हो पाई है। क्या टेस्ला जानते थे कि उन्हें एक खास काम मिला है? क्या वो हमारी टेक्नोलॉजी को उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम में वो क्षमता आ जाए जो प्राचीन वक्त के उन लोगों में थी जिन्हें हम कहते हैं देवता? क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि निकोला टेस्ला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के संपर्क में थे? ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो इंसान को ऊपर उठाना चाहते थे? शायद इस सवाल का जवाब उस बात की जांच करके मिल सकता है जो टेस्ला की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक की प्रेरणा बनी थी। कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। यहां के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको दुनिया के सबसे होनहार लोग मिलेंगे। कई तरह की खोजें करने में सबसे आगे हैं, जिनमें बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन भी शामिल है। सालों से वैज्ञानिक कारगर तरीके से बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन करने में नाकाम रहे हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यहां तक कि लेजर बीम ट्रांसमिशन से भी यह काम नहीं हो पाया है। लेकिन 2007 में MIT रिसर्चर्स एक कैमरे में 7 फीट की दूरी तक सुरक्षित वायरलेस ट्रांसमिशन कर पाए थे। इस कारनामे को बिजली की तारों से आजाद होने का पहला कदम कहा गया। हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमेशा ऑटोमेटिक पावर मिलेगी और चार्जिंग या किसी तार की जरूरत नहीं होगी, उसका सपना आविष्कारक निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले ही देख लिया था। और माना जाता है कि वो इस मकसद को हासिल करने के बेहद करीब थे। टेस्ला ने जिस वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कही थी उसमें वैज्ञानिकों को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है, और टेस्ला ने 1899 और 1900 के बीच कोलोराडो स्प्रिंग्स में जो टेस्ट किए थे उनसे पता चलता है कि बिजली को बिना तारों के भेजना मुमकिन है। टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में ये देखने गए कि क्या वो बिजली को कई किलोमीटर तक भेज सकते हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी होती। उनके पास एक बड़ा टावर था, वो 200 फुट ऊंचा था। अपने असिस्टेंट को लेबोरेटरी में बैठाकर टेस्ला ने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम स्विच दबाकर वायरलेस सिस्टम को ऑन कर देना। और टेस्ला लगभग 6.5 किलोमीटर दूर चले गए। टेस्ला ने धरती में लाइट बल्ब्स गाड़ दिए और उन्हें देखना था कि क्या उनका टावर जमीन में वायरलेस सर्किट बना सकता है। ऐसा होता तो बल्ब जल उठते। वो लाइट बल्ब जल उठे और उन्हें पता चल गया कि वो कई किलोमीटर तक बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बात राज रखी। उन्होंने इसके काम करने के तरीके को अपने असिस्टेंट तक को नहीं बताया, और उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि टेस्ला क्या कर रहे थे। शोरेम, न्यूयॉर्क, 1901। टेस्ला ने बैंकर जेपी मॉर्गन को उन्हें रेडियो स्टेशन बनाने के लिए $1.5 लाख देने के लिए मना लिया। लेकिन टेस्ला ने असल में उसका इस्तेमाल वार्डन क्लिफ टावर नाम का वायरलेस ट्रांसमिशन बनाने के लिए किया। वार्डन क्लिफ जमीन से 187 फुट ऊंचा था, लेकिन वो जमीन में 120 फुट अंदर तक भी था। और टेस्ला सारे दुनिया के कई नोडल पॉइंट्स पर ऐसे ही रिसीविंग स्टेशंस बनाना चाहते थे।
जो वार्डन क्लिफ टावर जैसे ही दिखे। उनकी मदद से वो बिजली को बिना तारों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेज पाते। उनका मानना था कि वो आगे जाकर इसी सिस्टम से दूसरे ग्रहों पर भी बिजली भेज सकते थे। लेकिन टेस्ला का एक बेहद कारगर तरीके से बिना तारों के बिजली भेजने का यह सपना अधूरा रह गया। जब 1904 में जेपी मॉर्गन को टेस्ला का असली मकसद पता चला, पूरी दुनिया में हर किसी को मुफ्त में बिजली देना, जेपी मॉर्गन ने उनकी मदद करना बंद कर दिया और 1908 में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया और 1917 में वो टावर गिरा दिया गया। कोई भी कंपनी या कोई भी कॉर्पोरेशन मुफ्त में लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती है, तो टेस्ला का काम रोक दिया गया ताकि दुनिया को मुफ्त बिजली ना मिल पाए। लेकिन टेस्ला बिना तारों के इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे भेज सकते थे, जबकि वह आज के वैज्ञानिक सिर्फ 7 फुट तक भेज पाते हैं। टेस्ला का कहना था कि वो अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में ही पूरी तरह से बना लेते थे। वो ये भी कहते थे कि उन्हें कभी कभी तेज रोशनी दिखाई देती थी, जिसके बाद वो नए नए आइडियाज बेहद साफ तौर पर सोच पाते थे। उनकी आंखों के आगे उनके आविष्कार एक होलोग्राफी की तरह नाचने लगते थे। वो तो ये भी कहते थे उन्हें मन में वो घुमा फिरा लेते थे, उन्हें अलग अलग कर लेते थे और उन्हें जो दिखता था उसकी वजह से ही उन्हें बारीकी से पता होता था कि उन्हें आविष्कारों को कैसे बनाना है। उनके महान आविष्कारों में से एक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी कल्पना उन्होंने मन में ही की थी। उन्हें लगता था हम रिसीवर्स जैसे हैं कि हमें बाहर से प्रेरणाएं मिलती हैं और हम इन प्रेरणाओं के मुताबिक काम करते हैं। तो उन्हें नहीं लगता था कि प्रेरणाएं हमारा सपना या मन की सोच होती है। उन्हें लगता था कि हम सही मायनों में अपने आप चलने वाले रोबोट्स हैं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि टेस्ला की अनोखी क्षमताओं और मन में आविष्कार दिखने की वजह कुछ और थी। वो मानते हैं कि अपने आप चीजें दिखना इस बात का सबूत था कि टेस्ला को किसी तरह दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी। उनके दिमाग में ये तस्वीरें अचानक बन जाती थी। कोई तो था जो उनसे किसी तरह का कनेक्शन बना रहा था और बायोलॉजिकल प्रॉफिट्स को ठीक किसी तरह भविष्यवाणी मिलती थी। जाहिर है निकोला टेस्ला किसी शक्ति के संबंध में जरूर थे। तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव उन्हें इन आविष्कारों की जानकारियां दिया करते थे जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। निकोला टेस्ला को लगता था कि यूनिवर्स में कहीं पर जानकारी का एक केंद्र है जिससे सभी इंसान बातें सीख सकते थे। बस उन्हें ये पता करना था कि अपने दिमाग को उसके हिसाब से ट्रेन कैसे करें ताकि वो जानकारी हासिल कर सके। तो क्या निकोला टेस्ला को बाहर से ये जानकारी मिल रही थी ताकि वो इंसान का विकास करवा सके? अगर ऐसा है तो क्या टेस्ला ने ज्ञान के किसी प्राचीन केंद्र से संपर्क बना लिया था और शायद ऐसी टेक्नोलॉजी की फिर से खोज की थी जो पहले हमारे बीच रही थी? हमने ऐसे कई टावर्स देखे हैं जो शायद एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि ओबलिस्कस जो कि सारी दुनिया में पाए जाते हैं। शायद कभी वो सब आपस में जुड़े थे और धरती के मैग्नेटिक क्रीट से एनर्जी हासिल किया करते थे। प्राचीन इजिप्शियन मंदिरों और मकबरों में भी देखा गया है कि कुछ नक्काशियां आज के जमाने के लाइट बल्ब और टेस्ला कॉइल्स जैसी दिखती है। तो क्या प्राचीन वक्त में कोई खास टेक्नोलॉजी या एनर्जी सिस्टम था जिसके अवशेष आज भी हमें मिलते हैं? विशाल पिरामिड्स, ऑबलेट्स, विशाल सीधे खड़े पत्थर और टावर्स, शायद ये सभी किसी विशाल परग्रही एनर्जी सिस्टम का हिस्सा थे। टेस्ला का वाइन क्लिफ टावर किसी प्राचीन एनर्जी ग्रिड से जुड़ने वाला था जिससे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से भी पावर मिल रही थी। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि निकोला टेस्ला बेहद ही विकसित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से बात कर रहे थे जो धरती पर हजारों साल पहले भी आ चुके थे?
शायद इन सवालों के जवाब उन रहस्यमय रेडियो ट्रांसमिशन से मिल सकते हैं जो टेस्ला के मुताबिक उन्हें 1899 में अंतरिक्ष से मिले। कोलोराडो स्प्रिंग्स, जुलाई 1899। निकोला टेस्ला एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर को टेस्ट कर रहे थे जो उन्होंने तूफानों का पता लगाने के लिए बनाया था, और उनके मुताबिक तभी उन्हें एक अनजान जगह से कोई ट्रांसमिशन मिला। एक बार वो रात को 960 किलोमीटर दूर के तूफानों को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ बीप सुनाई दी। बार बार 3 बीप सुनाई दे रही थी, तो उन्हें गिनकर भेजा जा रहा था और वो उनका मतलब नहीं समझ पाए। और टेस्ला ने उनके बारे में सोचा तो उन्हें यही लगा कि वो अंतरिक्ष से आई थी, शायद मार्स से आई थी। मार्स का ऑर्बिट ऐसा है कि वो करीबन हर बार 1.25 सालों के बाद धरती के करीब आता है। टेस्ला का मानना था कि ऐसे ही कभी मार्स के करीब आने पर उन्हें वहां से सिग्नल मिल रहे थे। शायद उन्होंने एक ऐसा रिसीवर बनाया जो इतना सेंसिटिव था कि वो रेडियो वेव्स रिसीव कर रहा था, जिनके बारे में हमें पता है कि वो बाहरी गैलेक्सी या दूसरे ग्रहों से आती रहती है। तो उन्होंने मान लिया ये दूसरे ग्रह से आए सिग्नल्स है, लेकिन शायद उनके पास एक ऐसा ओपन चैनल था जो हम आज भी नहीं बना सकते। के मुताबिक ये सोचना बेवकूफी थी कि यूनिवर्स में बस हम ही अक्लमंद जीव हैं, और अगर दूसरे जीव हैं तो वो हमारे मुकाबले कितने अक्लमंद हैं, और वो धरती पर रहने वाले हम जैसे अक्लमंद जीवों से संपर्क क्यों नहीं करना चाहते। टेस्ला ने दूसरी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क के बारे में बताया और ऐलान किया कि उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होने पर यकीन है। 1901 के फरवरी में उन्होंने कॉलियर्स वीकली में इस आर्टिकल छिपवाया जिसका नाम था टॉकिंग विद द प्लैनेट्स। टेस्ला शिद्दत से इस काम में लग गए कि किसी तरह से वो दूसरे प्लैनेट से फिर से रेडियो से संपर्क कर सके। टेस्ला को जो रेडियो ट्रांसमिशंस मिले थे उनके सहारे उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि ये परग्रही जीव 1000 साल पहले से हमारी दुनिया के संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, इन परग्रही जीवों ने इंसानों को शुरुआत से ही अपने काबू में करके रखा है। उनकी ये बातचीत कहाँ तक गई? क्या वो उस मुकाम तक पहुंच गए थे जहां उन्हें परग्रही जीवों से काम की जानकारी मिल रही थी, जिसकी मदद से वो अपने आविष्कार बना रहे थे? लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था, और टेस्ला अपने आविष्कार इसलिए कर पाए क्योंकि उनका सीधा संबंध दूसरे ग्रह के अक्लमंद जीवों के साथ था। मगर टेस्ला के वैज्ञानिक साथियों ने इस हैरत अंगेज बात पर यकीन नहीं किया और वो टेस्ला को एक सन की वैज्ञानिक कहने लगे। तो एक तरफ निकोला टेस्ला ने सारी दुनिया में बिजली दौड़ाई, लेकिन फिर आगे जाकर जेपी मॉर्गन उनके खिलाफ हो गई, जो कि बहुत ही बड़े आदमी थे, और एडिसन भी पहले से ही उनके खिलाफ थे और उनका भी बहुत दबदबा था। फिर ये खबर सामने आई कि वो शायद मार्स ग्रह पर सिग्नल भेज रहे थे, और शायद इस बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसी अफवाह उड़ी कि टेस्ला को नोबेल प्राइज देने की बात चल रही थी, लेकिन उन्हें वो कभी नहीं मिला। आज भी वैज्ञानिक उनकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी की जानी चाहिए। टेस्ला ने कहा था एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं, और ये कि लाइट में वेव और पार्टिकल्स दोनों होते हैं। आइंस्टीन को यह बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। वॉर और रदरफोर्ड को यह बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला कि एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। तो टेस्ला का क्वांटम फिजिक्स के इतिहास में नाम क्यों नहीं आता, जबकि वो उसकी सबसे माहिर वैज्ञानिक थे? मुझे लगता है उनके साथ दूसरे फिजिसिस्ट्स ने नाइंसाफी की थी, और इसकी एक वजह थी उनका एलियन से लगाव। क्या निकोला टेस्ला ऐसी चीज की कल्पना कर रहे थे जो सच में नहीं थी? या ऐसा हो सकता है कि वो सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव के संपर्क में थे? बेलग्रेड, सर्बिया। यहाँ निकोला टेस्ला म्यूजियम में 1,60,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे टेस्ला के आगे की योजनाओं के बारे में पता चलता है। इनमें कुछ चित्र हैं जो कई लोगों को स्पेसियस लगती हैं।
इतिहासकारों के मुताबिक टेस्ला ने 1910 में एक फ्लाइंग मशीन पर काम करना शुरू किया था जो फील्ड प्रपल्शन या एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी। माना जाता है कि टेस्ला ने यह खोज की थी कि ढेर सारी बिजली किस चीज को ऊपर उठा सकती है। 1920 और 30 के दशक के दौरान टेस्ला अक्सर एंटी ग्रेविटी शिप्स की बातें करते थे जो कि वार्डनक्लिफ टावर से निकलने वाली पावर की मदद से उड़ सकती थी। उनका कहना था कि इन शिप्स में विंग्स या फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। लेकिन क्या टेस्ला ने यह डिजाइन पहले बनाई थी? या ऐसा हो सकता है कि जैसा एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट भी कहते हैं कि ऐसी शिप प्राचीन वक्त में भी हमारे ग्रह पर आ चुकी थी। इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में यानी के वेदों में विमानों के बारे में लिखा है। वो उड़ने वाले रथ जो देवता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इनमें से कुछ विमान पलक झपकते ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो लगता है उनके पास किसी तरह का एंटी ग्रेविटी डिवाइस था। इस प्राचीन बात को हम नए जमाने के यूएफओ फिनोमिनान से भी जोड़ सकते हैं और इसीलिए मेरे ख्याल से पूरी तरह मुमकिन है कि टेस्ला किसी एंटी ग्रेविटी डिवाइस पर काम कर रहे थे। तो क्या सच में प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत में बने चित्र इस बात का सबूत हैं कि टेस्ला को दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी जिसकी मदद से वो एंटी ग्रेविटी स्पेस शिप बनाना चाहते थे? और अगर वो सन की वैज्ञानिक कहे जाने वाले टेस्ला ने सच में दूसरे ग्रह के जीवों से संपर्क किया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उनके लिए चोरी छुपे काम कर रहे थे? पाओलो एल्टो, कैलिफोर्निया, 2013। एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार मोटर ट्रेंड का कार ऑफ द ईयर का इनाम जीतती है। ये दुनिया की सबसे कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ी है। ये धुआं नहीं छोड़ती और 4 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ये मॉडल एस इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में नई जान फूंक देती है और फिर इसे एक नाम दिया जाता है, टेस्ला। दिलचस्प बात यह है कि 1931 में टेस्ला ने रिपोर्टरों से कहा था कि उन्होंने एक पियर्स एरो कार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना दिया है। टेस्ला ने सबको वो कार दिखाई और उसे चलाया भी और उसने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। तो ऐसे कई आविष्कार जिनकी टेस्ला ने बात की थी या उन्हें पेटेंट करवाया था, वो बाद में बनाए गए हैं। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें निकोला टेस्ला के ड्राइंग बोर्ड पर जानकारी है। आधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, सोलर और विंड पावर, वेदर मैनिपुलेशन, ड्रोन्स और यहां तक कि प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स भी। वो पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे सोते थे और ऐसा लगता था कि इस दुनिया में जीने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों के भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना। उनकी नजरें भविष्य पर टिकी रहती थी। वो अपने आविष्कारों से भविष्य को नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर टेस्ला अकेले ऐसे इंसान नहीं थे। कई नए ढंग की शुरुआत करने वाले या खोज करने वाले लोग भी मन में बनी ऐसी ही तस्वीरों से प्रेरित होकर काम करते थे और उन्हें असली दुनिया में लाने की कोशिश करते थे। तो धर्म के मामले में हम ये कह सकते हैं कि उस धार्मिक गुरु का किसी ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क हुआ है। और वैज्ञानिक मामले में हम ईश्वरीय शब्द का भले ही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये बात तो तय है, लोगों से कोई तो संपर्क कर रहा है और उनकी वजह से दुनिया में नई चीजों की शुरुआत हो रही है। अभी तक की बातों से तो ऐसा ही लगता है। टेस्ला में एक जुनून था जिसकी वजह से वो हर बात से किनारा कर लेते थे। जब वो किसी आविष्कार पर काम करते थे तो खाना, सोना, रिश्ते, इंसानों से मिलना सब भूल जाते थे। ऐसा लगता था वो किसी मिशन पर है
ऐसा मिशन जो एक बड़े प्लान का हिस्सा था, जो किसी परग्रही जीव ने बनाया था। क्या निकोला टेस्ला को सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आविष्कार करने का काम देते थे, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं? जिसे लोग एक सनकी की बकबक समझते थे। जब निकोला टेस्ला जनवरी 1934 में अपनी आखिरी घर होटल न्यूयॉर्कर में रहने आए थे, तब वो अपने आविष्कारों के बजाय अपने अजीब बर्ताव के लिए मशहूर हो गए थे। कहते हैं कि वो कीटाणुओं से बहुत डरते थे, एकदम अंधेरे में काम करना पसंद करते थे और वो 3 नंबर के पीछे पड़े रहते थे। टेस्ला को न्यूमरोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी। उनके अपने कई अंधविश्वास थे। वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर काटते थे। उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ नोडल पॉइंट्स ढूंढ निकाले थे और वो शायद नंबर्स 3, 6 और 9 से कोई ताल्लुक रखते थे। निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हमें 3, 6, 9 की असली अहमियत पता चल जाए तो हमें यूनिवर्स के सारे राज पता चल जाएंगे। अगर हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखें तो न सिर्फ वहाँ पर 3 विशाल पिरामिड है जो एक दूसरे के बगल में बने हुए हैं और ओरिएंट्स बेल के तारों की तरह बने हुए हैं, बल्कि हमें उन विशाल पिरामिड के पास में ही 3 छोटे पिरामिड अगल बगल में बने हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे 3 और 3 तो देखा जाए तो इस बात के कई सबूत हैं कि कुदरत में भी 3 और 6 नंबर के मुताबिक चीजें होती हैं, जैसे मधुमक्खियां हेक्सागोनल टाइल्स से छत्ते बनाती हैं। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये आकार कुदरत में दिखाई देते हैं और प्राचीन वक्त के लोग अपनी धार्मिक जगहों के आर्किटेक्चर में इसे इस्तेमाल किया करते थे। तो दुनिया भर की प्राचीन आर्किटेक्चरल साइट्स में जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं, तो उनमें टेस्ला की कही हुई बातों की अहमियत साफ तौर पर दिखाई देती है। तो क्या नंबर्स 3, 6 और 9 सच में यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या सच में टेस्ला ने ये अहम रहस्य पता लगा लिया था और इसकी मदद से वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे निकल पाए थे? शायद इस सवाल का जवाब टेस्ला के सबसे विवादित आविष्कार से मिल सकता है। न्यूयॉर्क सिटी 1934 जुलाई। अपने 78वें जन्मदिन पर निकोला टेस्ला अपनी डेथ बीम की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर छाए हुए थे। उस आर्टिकल के मुताबिक ये एक ऐसा हथियार था जो इतनी एनर्जी पैदा करता था जिससे दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों को 400 किलोमीटर दूर से मार गिराया जा सकता था। टेस्ला ने यह खोज की थी कि वो प्लाज्मा प्लस सॉलिड पार्टिकल की एक लहर को लंबी दूरी पर भेज सकते थे जो दुश्मन के हवाई जहाजों पर बिजली गिराने जैसा वार करती, जिसका नाम उन्होंने डेथ रे दिया। टेस्ला को ऐसी मशीन बनानी थी जिससे दुश्मन के हवाई जहाज को हवा में खत्म किया जा सके। बस उसे ऊपर की तरफ घुमाओ, ऑन करो और सारे जहाज बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगते। टेस्ला को लगा कि अगर हर देश के पास पार्टिकल बीम वेपन होता तो किसी भी देश पर कभी हमला नहीं होता, क्योंकि उससे प्लेन्स को मार गिराया जाता और शिप्स डुबो दिए जाते। इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पार्टिकल बीम वेपन को अमेरिकी सरकार को बेचने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट असल में 2 संभावनाओं पर गौर कर रहे थे। आइंस्टाइन आइटम बॉम्ब की संभावना पर बात कर रहे थे। भले ही डेथ रे की बात में यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन टेस्ला के कुछ और अनोखे आविष्कारों पर उनका ध्यान जरूर गया था। उनके करियर की शुरुआत में एक ट्रांसफॉर्मर कॉइल के साथ कुछ रिसर्च करते वक्त निकोला टेस्ला एक बार मरते मरते बचे थे,
जब वो 35 लाख वोल्ट्स के भारी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के संपर्क में आ गए थे। टेस्ला 60 फुट तक जाने वाली बिजली पैदा कर रहे थे। उनसे कोई गलती हुई और उन्हें बिजली का झटका लगा और वो कहीं फंस गए। उन्हें अपने एक असिस्टेंट से मशीन बंद करवाकर बिजली रुकवानी पड़ी और उस दिन वो मरते मरते बचे और उन्हें जो शॉक लगा था उसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई दिया। टेस्ला ने कहा वो ऐसी हालत में पहुंच गए थे कि उन्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, जैसे वो अतीत, भविष्य और वर्तमान में एक साथ हो। उन्हें बिजली के झटके लग रहे थे, लेकिन उनके हाथ पैर जम गए थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। टेस्ला को बिजली का झटका लग रहा था और तभी उनके असिस्टेंट ने जाकर उस मशीन को बंद कर दिया। लेकिन टेस्ला ने कहा वो घटना किसी तरह उन्हें टाइम और स्पेस के बाहर ले गई थी। लेकिन क्या ये हो सकता है कि टेस्ला ने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम के पार जाने का तरीका ढूंढ लिया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को देखना होगा। कहा जाता है कि टेस्ला की मौत से ठीक पहले वो फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की मदद से यूएसएस एलेक्ट्रेड को गायब करने की एक मशीन बना रहे थे। वो जहाज को छुपाने वाली टेक्नोलॉजी बना रहे थे और उन्होंने कुछ टेस्ला कॉइल्स को जहाज पर लगाया, जिससे जहाज की चारों तरफ प्लाज्मा की परत बन जाए और उसकी मदद से वो किसी भी रडार से छुपी रह सकती थी। लेकिन वहां एक बेहद चौंकाने वाली बात हुई। वो जहाज न सिर्फ रडार से गायब हुआ, बल्कि असलियत में भी गायब ही हो गया। और जब वो वापस सामने आया तो उसके दल के कुछ लोग जहाज की दीवारों में अटके हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की यह घटना एक झूठ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सच है। हमें यूएस गवर्नमेंट के खास सूत्रों से ये एकदम खुफिया जानकारी मिली है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था। उस जहाज में मौजूद सैनिक अपने होश खो बैठे थे और उस हालत में चलकर जहाज के हल में पहुंच गए। और उसके बाद जब वो जहाज इस दुनिया में वापस आया तो उनके शरीर हल्के मेटल के साथ मिलकर जुड़ गए। क्या टेस्ला ने सच में टाइम और स्पेस के पार जाने का तरीका ढूंढ लिया था? अगर ऐसा है तो क्या इस टेक्नोलॉजी से जुड़े राज और उसके साथ टेस्ला की डेथ बीम के ब्लूप्रिंट्स भी उन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में शामिल थे जो माना जाता है कि एफबीआई उनकी मौत के बाद जब्त करके ले गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस बात के सबूत आज के जमाने की सबसे आधुनिक हथियार में मिल सकते हैं। सिंगापुर एयर शो फरवरी 2014। इजरायली की एक हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एक लेजर डिफेंस सिस्टम पेश किया जो एनर्जी छोड़कर आसमान से मिसाइल को मार कर गिरा सकता था। इस बेहद आधुनिक हथियार का नाम था आयरन बीम। आयरन बीम के काम करने का तरीका यह है, उससे एक हाई एनर्जी लेजर निकलती है जो कि अपने टारगेट को तेजी से बहुत ही गर्म कर देती है। वो किसी भी चीज को उड़ा सकती है, अब चाहे वो हवाई जहाज हो, ड्रोन्स हो या फिर मिसाइल, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे किसी देश पर हमला किया जा सकता है। आयरन बीम्स ऐसी हर चीज को तबाह कर देती है। ये बिल्कुल टेस्ला की डेथ रे जैसी ही है। टेस्ला भी 1920-30 के दशक में ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जो बीम वेपन से मिसाइल्स और जहाजों को उड़ा सकती थी। तब वार डिपार्टमेंट ने आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर के एटॉमिक बम को चुना, ना कि टेस्ला को। मगर अब हम देख रहे हैं इजराइल अब बना रहा है ये आयरन बीम टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि एटॉमिक वेपन्स बहुत तबाही मचाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला ने वक्त में आगे देखने की और सफर करने की टेक्नोलॉजी बना ली थी?
और इसलिए उन्हें इस आविष्कार के बारे में पता चला। टेस्ला ने एक बार कहा था कि आज वक्त उनका है, मगर मैं जिस भविष्य के लिए काम कर रहा हूं वो मेरा है। क्या टेस्ला ने सच में भविष्य देखा था? क्या आयरन बीम इस बात का सबूत है कि न सिर्फ वो डेथ रे बना सकते थे, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने उनका रिसर्च चुराकर शायद इसे आगे भी बढ़ाया है? कुछ लोगों का मानना है कि न सिर्फ निकोला टेस्ला एलियंस से बात किया करते थे, बल्कि उन्हें यहां एलियंस ने खास मकसद से भेजा था, इंसानों का नया दौर शुरू करने के लिए। एक बड़ा सवाल यह भी है कि टेस्ला कौन थे? क्या वो किसी तरह के अवतार थे, एक अक्लमंद और रहस्यमयी शक्ति जो यहाँ इंसानों की मदद करने आए थे? कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि माजरा क्या है। देखा जाए तो हर कलाकार खुद को महान मानता है और टेस्ला खुद को कलाकार मानते थे। हर कलाकार खुद को किसी महान काम का साधन मानते हैं और जाहिर है टेस्ला को भी लगता था कि वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। इंसानों के लिए कुछ तय हुआ है, एक प्लान बना है, और हर जनरेशन में इस प्लान को बनाने वाली शक्ति जो भी है वो धरती पर कुछ खास लोगों को भेजती है जो जन्म से ही एक ऊंचे दर्जे का ज्ञान हासिल करने की चाहत भी रखते हैं और काबिलियत भी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला को भी धरती पर परग्रही जीवों ने भेजा था ताकि वो उनके शानदार डिवाइसेस देख पाए और उनका आविष्कार कर पाए? अगर परग्रही जीवों ने टेस्ला को किसी खास मकसद से यहाँ भेजा था, तो क्या जो वो करना चाहते थे वो कर पाए थे? शायद इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर टेस्ला की इस टेक्नोलॉजी का वाकई हमारी इस दुनिया में खुलकर इस्तेमाल हुआ होता तो हम रेगिस्तान हरे कर देते, हम बेहद कम एनर्जी से समंदर के पानी को मीठा बना देते, हम एक बेहद नई और अनोखी दुनिया में रहते जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की कीमत नहीं चुकानी पड़ती, जिसमें एंटी ग्रेविटी जहाज होते और यहाँ तक कि हमारे पास टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होती और सही मायने में हमारे लिए इस दुनिया में एक सुनहरा युग शुरू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या सच में दूसरी दुनिया के जीव खुद निकोला टेस्ला की मदद कर रहे थे? क्या सच में उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों ने उनके दर्जनों एक्सपेरिमेंट की प्रेरणा दी थी, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? ऐसा हो सकता है कि तब इंसान ऊंचे दर्जे के ज्ञान को हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे। शायद हां, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात सच है तो क्या अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि वो सारी बातें सीख सकें? और क्या ऐसा करके हम लोग न सिर्फ टेस्ला के ज्ञान को समझ पाएंगे, बल्कि पूरी गैलेक्सी में मौजूद एलियन से भी ज्ञान हासिल कर पाएंगे?